हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सिविक्स का, जिस चैप्टर का नाम है कानून की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हों। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून लोकप्रिय या विवादास्पद की भी होता है? विवादास्पद का मतलब जिसके ऊपर कोई विवाद हो। कानून के नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? जब ऐसी कोई परिस्थितियां हों कि कोई नया कानून बने और वो विवादास्पद मतलब विवाद योग्य हो, जिसके ऊपर विवाद हो रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब आपको ये स्थिति मैं रीड कराऊंगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग देखना कि क्या सही है और क्या नहीं। एक सरकारी अधिकारी के बेटे का जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या आपके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? आपके अकॉर्डिंग ये सही है या गलत? ये गलत है, क्योंकि जो एक कानून होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है, चाहे वो किसी राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो या कमज़ोर हो, सबके लिए कानून एक ही होने चाहिए और होते हैं। लेकिन क्या हमारी सरकार जो है ऐसा होने देती है? देखेंगे आप, यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। अगर कोई ऐसा कदम उठाता है कि भाई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गलत रास्ते पर चलता है, तो वो क्या है? कानून का उल्लंघन। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। जो भी कानून बने उससे पहले सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो यही है कि सबके लिए सभी लोग एक ही होंगे। मतलब कि सब एक ही नज़र, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग एक बराबर हैं। उससे कोई ऊंच नीच या कोई भी भेदभाव नहीं है, सबके लिए सेम ही डिसीजन लिए जाएंगे। ये कानून का पहला प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपनी किसी राजनीतिक सीट का इस्तेमाल करके कोई कदम उठाता है, तो वो क्या है? वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून ने शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब ये है इसका कि कानून से ऊपर
कोई व्यक्ति नहीं है, सबसे बड़ा कानून है। और उस कानून में धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। सबके लिए सेम ही लॉज हैं। लॉज मतलब कानून, सबके लिए सेम ही कानून है। चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, और या यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ये ऐसा ही था? हमें इसमें बताया गया है कि हमारे कानून के हिसाब से सबके लिए एक ही सज़ा और सबके लिए एक ही चीज़ है, लेकिन सज़ा तक पहुंचने से पहले प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जो कि उसको साबित करने के लिए, अपराधी साबित करने के लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के ज़रिए उससे मतलब किसी भी गलत काम करने वाले को अपराधी साबित करके उसे सज़ा दी जा सकती है। लेकिन क्या ये सब हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज हम सुनते हैं? देखते हैं आगे। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। पहले के जो भारत था उसमें असंख्य स्थानीय कानून थे। असंख्य मतलब जिसकी कोई संख्या ना हो। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। अक्सर क्या होता था, एक जैसे मामले में कई तरह के मतलब अलग अलग कानून होते थे। मतलब किसी ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग कानून होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में सबके अलग अलग कानून बने हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग वो सज़ा सुनाते थे। सबके लिए एक ही कानून नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर सबके लिए एक ही कानून है और सबको उस गलती की एक ही सज़ा मिलती है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको वही सज़ा मिलेगी, अगर दूसरे इंसान ने की तो भी उसको वही सज़ा मिलेगी। पहले लोग अपनी जो सज़ा थी मतलब अपने हिसाब से सज़ा देते थे। कोई एक कानून नहीं था कि उसको यही एक पनिशमेंट है जो कि दी जाएगी। सबके अलग अलग थिंकिंग थी और उसके अकॉर्डिंग वो पनिश करते थे, उसके अकॉर्डिंग सज़ा देते थे। वो अपने जो कानून थे उनको अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अपने हिसाब से सज़ा देने के लिए कोई भी आज़ाद नहीं है। एक ही लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग सबको सेम प्रोसेस और सेम पनिशमेंट मिलती है। कुछ मामले में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। कुछ मामले मतलब पहले के टाइम पर कुछ मामले थे जिसमें जाति के आधार पर भी अपराध के लिए अलग अलग सज़ा होती थी कि अगर ये नीची जाति का है तो इसको ये कड़ी सज़ा दी जाएगी और ऊंची जाति का है तो उसको कम सज़ा दी जाएगी। जाति के आधार पर भेदभाव के साथ सज़ा मिलती थी। जैसे निचली जाति माने जाने वाले जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाएगी और औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। जैसे जैसे ये कानून बनने लगे कि व्यवस्था चेंज होने लगी, वैसे वैसे जाति के आधार पर सज़ा देने के भेदभाव भी खत्म होने लगे। जो जाति के आधार पर सज़ा देने का जो चलन था वो भी खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। बहुत लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में जो सज़ा देने की जो कानून के हिसाब से जो शासन चलाने की जो शुरुआत है वो अंग्रेज़ों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है
इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मन मानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने पर उन्होंने जो कानून के शासन की शुरुआत की, उसी से ये कानून बने, लेकिन इतिहासकार के हिसाब से इस बात पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और कई कारण बताए गए कानून बनाने के। एक कारण उसमें ये था कि औपनिवेशिक कानून जो थे उसमें मनमानेपन पर आधारित जो काम होते थे उसको बंद कराने के लिए ये कानून बनाए गए। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी यह बात बताई जाती है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत में कानूनी मामलों में विकास करने के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अलग भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। 1870 का जो राजद्रोह नाम का एक्ट है, वो अंग्रेज शासन के मनमानेपन में जो मिसाल था उस पर बनाया गया। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इस कानून में क्या था, राजद्रोह की जो परिभाषा थी वो बहुत अलग थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। जो अंग्रेज़ों ने राजद्रोह एक्ट बनाया उसके तहत बिना मुकदमा चलाए उन्हें उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस राजद्रोह एक्ट के हिसाब से भारतीय राष्ट्रपति अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। जो भारतीय के राष्ट्रवादी अंग्रेज़ों ने ये अपना एक्ट बनाया था राजद्रोह का, इस एक्ट के लिए जो भारतीय के राष्ट्रवादी जो थे वो विद्रोह करते थे, इसकी आलोचना करते थे, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था और वो सही है भी नहीं, क्योंकि किसी के ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसे सीधा गिरफ्तार करना कोई भी सही कानून नहीं है। अपनी बातों को मनवाने के लिए जो अंग्रेज़ थे अपनी बातों को मनवाने के लिए ये एक्ट चलाते थे। उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया अपने मनमाने काम के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए उन्होंने ये संघर्ष शुरू कर दिया। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। जो भारत के लोग थे वो ऐसा कानून चाहते थे कि ऐसे कानून हो जिसके नियम हो कि भाई नियम का पालन करके न्याय के विचार पर जो है वो न्याय पर आधारित हो, ना कि इस तरीके से मनमाने तरीके से हो। मतलब कि जिनका मजबूरी में पालन ना करना पड़े, जो कि इंसान स्वतंत्र होकर पालन कर सके, ऐसे भारतीय कानून चाहते थे। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे कि भाई अपने हिसाब से, मतलब ऐसी व्यवस्था के रूप में चाहते थे कि न्याय के विचार पर आधारित होनी चाहिए वो। 19वीं सदी के आखिर तक
भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। भारतीयों ने यह मांग की कि औपनिवेशिक जो अदालतें हैं उनमें उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाए, ना कि भेदभाव की नज़रों से। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून का शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। मतलब कई लोगों ने अपना योगदान दिया और विकास क्रम के हिसाब से कानून का शासन चलाना चाहा। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद, संविधान को जब स्वीकृति मिल गई इस बात की, तो यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिदिन देश के लिए कानून बनाने लगे। हमारे जो प्रतिनिधि थे वो देश के लिए कानून बनाने लगे, जिसके आधार पर हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानून को में संशोधन करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून ज़रूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कानून उन्होंने बहुत मेहनत की भारतीयों ने, और फिर कानून बनने लगे कि भाई कानून के हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। अब हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने देश में कानून हर बार, मतलब कि जब भी उन्हें लगा कि कोई नया कानून बनाना चाहिए तो नया कानून बनने लगा और पुराने जो कानून हैं उनमें संशोधन होने लगा वक्त के साथ और विकास को देखते हुए कि क्या सही है लोगों के लिए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरीके से नए कानून बनने लगे और पुराने कानूनों में संशोधन होने लगा। नए कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। जो भी नए कानून बनते हैं उसमें अगर लोगों को कोई परेशानी होती है तो वो अपना उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि जिस पर ज़्यादा लोग आवाज़ उठाएं तो उनके सामने आ रही समस्याओं को समाधान करें और संवेदनशील हो। अपने संसद को संवेदनशील होना है अपने मतलब लोगों के प्रति, और फिर कानून में संशोधन करना है, या अगर किसी नए कानून बनाने की ज़रूरत है तो नया कानून बनाना है। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। अब मैं आपको इसमें समझा दूँ कि लोगों को जिस चीज़ में ज़्यादा परेशानी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवाज़ उठाते हैं
कि हम हमें ये चीज़ चाहिए और अपनी मांगे पूरी करने के लिए आवाज़ उठाते हैं और वो बात सही होती है, तो फिर संसद जो है उसे कानून के तौर पर लाते हैं। अगर सही नहीं होती है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। ये संसद निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या नहीं, और वो संसद जो भी निर्णय लेता है वो लोगों के हित में, लोगों के लिए संवेदनशील होकर ही निर्णय लेता है। अब नए कानून में किस तरीके से जो घरेलू हिंसा को लेकर कानून बने, उसके लिए क्या हुआ, ये मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए पढ़ेंगे हम। अरे शाजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। एक न्यूज़पेपर आता है और एक लेडी इस न्यूज़पेपर को पढ़ के बोल रही है कि अरे शाजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। अब सुनिए क्या बात है। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना, कुसुम इस कानून को बनने के में कितना वक्त लग रहा है। वो अपनी दूसरी फ्रेंड से बोलती, कुसुम देखो, इस कानून को बनने के लिए कितना वक्त लग रहा है, बल्कि पहले तो इस नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। मतलब पहले साबित करना पड़ा कि इस कानून की ज़रूरत है। कोई भी कानून की ज़रूरत अगर लोगों को होती है तो पहले उन्हें साबित करना पड़ता है, तब जाकर कहीं कानून बनता है। कुसुम और शाजिया एक महिला संगठन के सदस्य हैं। उन्होंने इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ। एक लेडी जो है वो एक ऑफिस में, आपको दिख रहा है पिक्चर में, आकर बोल रही है, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। ये एक दूसरी लेडी है जो कि इस ऑफिस में खड़े होकर बोल रही हैं, जो कि एक दफ्तर है, और ये बात है अप्रैल 1991 की। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। ये उससे बोल रही है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, बस ये मारपीट बंद हो जाए, ये चाहती हूँ। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। ये जो ओल्ड लेडी है, जो बुढ़िया औरत है, वो बूढ़ी औरत बोल रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे घर से ना निकाला जाए बस। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। जो एक कानून है उसमें ये कोई रास्ता मुमकिन नहीं है कि भाई पुलिस के पास भी ना जाए और वो इंसान सुधर भी जाए। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों में से एक नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई मामलों की आपबीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट के बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। घरेलू हिंसा 1999 में वकीलों कानून
के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लायर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, ये लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठकें की गई, अलग अलग संस्थाएं बिठाई गई और बैठकें की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई मामले संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिया। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। ये सब यहाँ संस्थाएं जो है वो डिस्कस कर रही हैं। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है, सम्मेलन के दौरान बोलते हैं ये नया कानून क्या है। यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्ति परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। ये एक ऐसा कानून बनाया गया है, ये लोग इन्हें बता रहे हैं। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों संसदों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। ये प्रोसेस हुआ, इसके बाद 2006 में जाके ये महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने की महिलाओं में के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है, ये महिला इससे बोल रही है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का
वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा कि सभी को इस कानून के बारे में पता हो और वो अपने लिए न्याय के खिलाफ न्याय के लिए खड़े हो सके। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का कदम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अब इस कहानी से, इस उदाहरण से ये साफ हुआ है कि नागरिकों को भूमिका बहुत ज़रूरी होती है कानून बनाने में। कितनी अहम होती है नागरिकों की भूमिका। अगर नागरिक अपने लिए खड़ा नहीं होगा तो कोई भी कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि संसद को नहीं पता ना कि किस कानून की ज़रूरत कब ज़्यादा है। नागरिकों की भूमिका से, मतलब नागरिकों के व्यवहार से ही पता चलता है कि उन्हें कौन सा कानून लागू करना चाहिए जो कि सभी नागरिकों के लिए सही हो। और नागरिकों को अपनी भूमिका निभाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रेडियो, अखबार, रिपोर्ट, और आप आजकल तो आप इंटरनेट के ज़रिए भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे संचार ऐसे हो गए हैं जो कि एक नागरिक अपनी भूमिका निभा सकता है घर बैठकर भी। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में जानेंगे। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। मतलब जो अलोकप्रिय होता है, जो लोगों को पसंद नहीं होता और जिसके ऊपर विवाद करना होता है, जो कानून बना है, संसद ने बनाया है और लोगों को विवाद करना है, वो कैसे करें। आइए अब देखते हैं इसमें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद लोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे नीयत सही नहीं थी, इसलिए लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं। जब लोगों को लगता है कि ये कानून तो बनाया है लेकिन इसके पीछे नीयत सही नहीं है, तो वो उसकी आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, उसके खिलाफ टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में आम नागरिक संसद में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। जो सभी नागरिक जो हैं वो इसके खिलाफ हो जाते हैं और उन्हें कानून गलत लगता है, तो संसद के ऊपर भी कानून को दोबारा विचार करने के लिए दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर, नगरपालिकाओं की जो सीमाएं हैं उनके भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर कानून लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया है। इससे कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी है। अब जैसे कानून जो बना है कि पटरी पर या रोडों पर लोग ठेले वगैरह लगाकर नहीं खड़े होंगे, बाज़ार वगैरह नहीं लगाएंगे, तो किस लिए किया है? ताकि साफ सुथरा रहे और
सार्वजनिक जगह जो है साफ सुथरी रहे, इसलिए तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले या फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को की ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। जो पटरी वाले और ठेले वाले होते हैं वो लोगों के पास तक जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत की उन्हें सस्ते रेटों पर पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी कोई दुकान नहीं होती। जो दुकान का किराया लगे उनकी वही रेडी होती है और उस जो दुकान वाले होते हैं उससे सस्ते रेट में देते हैं। इसमें लोगों की मदद होती है, इसी से उनकी रोज़ी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की अपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि ये कानून सही नहीं है तो क्या होगा, टकराव पैदा होगा और मतलब टकराव की स्थिति आ जाएगी और विवाद खड़ा हो जाएगा। वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। अगर कानून को लगेगा कि ये मतलब अदालत को लगेगा कि ये कानून के खिलाफ है, संविधान के विरुद्ध है और इसमें संशोधन कर सकती है तो संशोधन करेगी, और अगर ज़्यादा ही गलत है, संशोधन करने लायक नहीं है तो उसे रद्द भी कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितनी उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा नागरिक जो हैं इन चीज़ों में मिले रहेंगे, ध्यान रखेंगे चीज़ों का कि क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, और गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाएं, तो उसके लिए क्या होगा, संसद को काम करने का सही ढंग में मदद मिलेगी। उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि कानून बना दिया फिर प्रभाव पड़ा, फिर उन्हें जब नागरिक उन्हें बताएंगे तो उन्हें जल्दी से जल्दी पता लगेगा और वो जल्दी से जल्दी सुधार कर सकेंगे नागरिकों के हित के लिए। अब इसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया कि कानून जो है वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं और किस तरीके से कानून बदला भी जाता है। यहाँ पे जो आपको शब्द संकलन दिए हुए हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, पॉइंट होते हैं, इनको एक बार ज़रूर रीड करना चाहिए।